गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक टॉपिक के बारे में, मतलब दो टॉपिक मैंने कल आपको वीडियोस के थ्रू या जैसे भी मैंने आपको समझाए थे, उनमें से एक मैं पढ़ा चुका था आपको, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, और एक पढ़ाना है आज, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। हाँ, इस टॉपिक के लिए एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत कम था, तो मैंने इसमें कुछ कंटेंट ऐड ऑन किया है। बाद में अगर कोई बच्चा देखे एनसीईआरटी और वो अगर ये बोले कि नमन भैया एनसीईआरटी में तो इतना नहीं था, तो मैं पहले से सामने से बता दूं आपको, इसमें मैंने जो कंटेंट किया है वो ऐड ऑन किया है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जो एनसीईआरटी में इस टॉपिक के लिए जो कंटेंट है वो इनसफिशिएंट है, और जो एग्जामिनेशन में पूछता है वो ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। कह रहे बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द जीएलएफ कैंपेन। ये बात तो सब बच्चों को पता है, कल की क्लास में ये क्लियर हो ही चुका था कि माओ जेडोंग का जो जीएलएफ कैंपेन था, जो उसने 1958 में चालू किया था, वो एक उसका फेलियर कैंपेन रहा है ना। उससे वो कुछ अचीव नहीं कर पाया। जस्ट उसने क्या किया है, उसने केओस ही फैलाए हैं पूरे, मतलब डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट उसका पूरी चाइना में देखने मिला है। मतलब वो एक टाइप से उसने तबाही मचाई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है उससे पॉजिटिविटी के नाम पे। तो कह रहे क्योंकि वो फेल हुआ, तो माओ इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिगेन टू विन। तो उसका जो वर्चस्व था, उसका जो इन्फ्लुएंस था अपनी खुद की पार्टी में, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था वो, खुद की पार्टी में उसका जो वर्चस्व था, जो उसकी पोजीशन थी, वो क्या होती जा रही थी, वो गिरती जा रही थी, है ना, वो स्लिप होते जा रहा था। ही लॉन्च द कल्चर, क्योंकि अपने वापस से क्या करने के लिए, अपने खोए हुए वर्चस्व को, अपनी खोई हुई पावर को, या अपने खोए हुए रुतबे को वापस से क्या करने के लिए, रीअसर्ट करने के लिए, उसे वापस से पाने के लिए, ही लॉन्च द कल्चरल रेवोल्यूशन इन मे 1966। मई 1966 में उसने कल्चरल रेवोल्यूशन को क्या किया, लॉन्च किया। इन पार्ट टू रीअसर्ट हिज पावर, अपनी पावर को, खोई हुई पावर को वापस से क्या करने के लिए, रीअसर्ट करने के लिए, एंड प्रेस्टीज, और अपनी इज्जत को, विद इन द पार्टी एंड द कंट्री, पार्टी के अंदर भी और कंट्री के अंदर भी। ठीक है ना। द कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफिशियली नोन एज द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन को किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम। वो द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, वो तो सोशल और इकोनॉमिक था। जीएलएफ, ध्यान से सुनना, जीएलएफ कैसा कैंपेन था, सोशल और इकोनॉमिक। एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे के ज्यादातर गलती करके आएंगे, क्योंकि इस छोटे से पॉइंट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है ना, कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा कि वो कौन सा मूवमेंट था, ये कौन सा मूवमेंट है। वो था सोशल और इकोनॉमिक। वो उस टाइम पे उसे इतना नहीं था कि मुझे अपने लिए करना है कुछ। उस टाइम पे क्या था, उसे सोसाइटी को इन्वॉल्व करना था, और इकोनॉमिकली उसे चाइना को क्या करना था, ग्रो करना था। अब वो तरीके लेकिन उसके गलत थे, तरीके गलत थे। अब जब उन्होंने गलत गलत तरीके अपनाए और पूरा आतंक मचाया, और जिससे उसकी कहीं ना कहीं थोड़ा एक मार्केट में जो, कंट्री के अंदर जो इज्जत बनी थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो फेलियर रहा वो प्रोग्राम, तो उसके बाद वो जो इज्जत चली गई। अब उसका अपना खुद का मोटिव आ गया, अब तेल लेने गई इकोनॉमी। वो कह रहे ये सोशल इवेंट होगा प्रॉपर, सोशल के साथ साथ ये पॉलिटिकल होगा। पॉलिटिकल क्यों, क्योंकि अपना उसका हित था उसमें। ठीक है ना। अब इसमें इकोनॉमी का इसका कोई मकसद नहीं था, बिकॉज वो तो अपनी ही सोच, अपने आप को भगवान बनाना चाहता था। कुछ लोग तो मान भी चुके थे, लेकिन जो बाकी जो बचे थे उनसे भी मनवाना चाहता था जबरदस्ती। तो कह रहे कौन सा वो था, कौन सा वो था बच्चों, कैंपेन था ये। एक तो सोशल था और दूसरा कौन सा था, पॉलिटिकल था। एक सोशल भी कह सकते हो आप इसे, और पॉलिटिकल भी, लेकिन वो वाला कौन सा था बच्चों, जीएलएफ, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है ना। तो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था विद इन चाइना दैट अटेम्प्टेड टू इरेडिकेट, जिसका मकसद क्या था, किसको इरेडिकेट करना, इरेडिकेट मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म करना। किसको, ऑल ट्रेसेस ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चरल एलिमेंट, जितने भी ट्रेडिशन थे या ट्रेडिशनल एलिमेंट्स थे या कल्चरल एलिमेंट्स थे, उनको सबको क्या करना चाहता, जड़ से खत्म करना चाहता, एंड रिप्लेस देम विद माओ जेडोंग्स थॉट, और उसे अपने थॉट से क्या करना चाहता था, रिप्लेस करना चाहता। मतलब पूरे देश के अंदर जो सोच चले, वो केवल किसकी चले, माओ की सोच चले। ठीक है ना। The two primary institutions that Mao wanted to eliminate were education and religion. किन इंस्टीट्यूशन को ये बिल्कुल खत्म करना चाहता था, दो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन थे। एक तो एजुकेशन, जहां से लोगों को शिक्षा मिलती थी,
है ना, और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, क्योंकि ये ही दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो हमारी संस्कृति होती है, जहाँ पे जो हमारी विरासत होती है, उस लीगेसी को आगे बढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो जो विरासत, जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स थे, या जो टैक्स था, या जो प्रैक्टिसेस थी, वो आगे बढ़े, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, है ना। ये तो अपनी सोच को प्रिवेल कराना चाहता था, तो इसने इनके ऊपर ही अटैक किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया। द मेन थ्रेट्स टू माओ जेडोंग्स थॉट, ये ही इसके थॉट्स के लिए, इसकी सोच, इसकी विचारधारा के लिए क्या थे, ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इसके थॉट प्रोसेस के क्या, उसके लिए क्या थे, थ्रेट थे या अगेंस्ट में जाते थे, तो ये उनको खत्म करना चाहता था। इन द समर ऑफ 1966, क्योंकि ये कब में लॉन्च हुआ ये कैंपेन, मई 1966 में, माने गर्मियों का टाइम था, तो कह रहे इन द समर ऑफ 1966 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मिडिल स्कूल टू कॉलेज एज बिगेन टू फॉर्म वायलेंट पैरामिलिट्री यूनिट्स, है ना। वो इसने, तुमने देखा भी होगा, इसने भाषणबाजी दी थी उधर आकर के, ठीक है ना। तो वीडियो में आपने देखा होगा। तो गर्मियों के 1966 के गर्मियों में इनने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए स्टूडेंट्स के, और वो ग्रुप्स में खासकर पार्टिसिपेशन किनका था, जो मिडिल स्कूल के बच्चे थे और उनसे लेकर के जो कॉलेजेस के बच्चे थे, है ना। वो एक ग्रुपिंग बनाने लगा, और ये जो ग्रुप्स थे, मतलब ये ऐसा पैरामिलिट्री यूनिट टाइप बोल के थी, और ये वायलेंट थे बहुत ज्यादा, मतलब जो मरने मारने के लिए, इन्हें ना तो मरने से डर लगता था और ना मारने से, बिकॉज इनका ये बिल्कुल ब्रेन वॉश कर चुका था इनके माइंड में, है ना। जो मेमोरी कार्ड था वो इनका हटा करके ये अपनी सोच का मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करा चुका था, बिल्कुल पूरी तरीके से इनका ब्रेन वॉश कर दिया इसने, जो लोग अब मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। माओ हु बिलीव्ड वायलेंस वाज अ साइन ऑफ अ ट्रू रिवॉल्यूशनरी स्पॉन्सर्ड द रेडिकल स्टूडेंट, कह रहे हैं कि माओ जो किस पे बिलीव करता था, वायलेंस पे बिलीव करता था, वो अपने आप को ऐसे दिखाता था, जैसे तुमने देखा होगा कि उसने वो नदी में वो तैरना भी चालू किया, ये कैंपेन को लॉन्च करने के 2 महीने बाद, वो ये दिखाना चाहता था कि अभी गए नहीं है ना, अभी है, मैदान में है, तो वो ये साइन मतलब शो करना चाहता था जनता को। तो वो कह रहे हैं कि जो किस पे बिलीव करता था, वायलेंस पे बिलीव करता था, वो साइन था, वो ऐसे अपने आप को दर्शाता था कि वो क्या है, ट्रू रिवॉल्यूशनरी है, जो चाइना के अंदर क्या लेके आएगा, क्रांति लेके आएगा, रिवॉल्यूशन लेके आएगा। और इसने क्या किया, स्पॉन्सर किया किसको, रेडिकल स्टूडेंट को। रेडिकल मतलब रेडिकल, जो एक्सट्रीम मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिनके लिए अब जो लिमिटलेस रह गई, मतलब उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ सही कुछ गलत उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जो सोच जिस ऑब्जेक्टिव को लेके निकले हैं, वो उसकी किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, वो रेडिकल स्टूडेंट, मतलब जो मरने मारने के लिए उतारो। तो ये उनको स्पॉन्सर करता था, मतलब उनके खाने पीने का बंदोबस्त, इंतजाम, सारी चीजें, तो वो चीज। अभी अगर कोई वहां की जो पुलिस थी, जो इन्हें रोकती भी थी, तो पुलिस को भी क्या दे दिए, ऑर्डर कर दिया इसने, माओ ने, कि ये जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, इन्हें रोकने का। आगे देखो, ही ऑर्डर द नेशंस स्कूल्स टू बी शट डाउन, इनने क्या कराए, स्कूल्स को बंद कराए, उनमें तोड़फोड़ कराई, एंड एनकरेज दीज स्टूडेंट्स टू नोन एज रेड गार्ड, ने बोला कि कह रहे कि तुम देश के काम आओगे, और मतलब ऐसे लोगों को ऐसे बहका दिया, बच्चों को, लोगों को क्या बच्चों को बहका दिया कि ऐसा कि तुम देश के काम में आओगे, ये तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा, ये और वो, बच्चे आ गए बेचारे, ठीक है ना। तो उन्हें इसने क्या दिया, रेड गार्ड का नाम दिया, क्या दिया। अब कुछ रहता ना, आजकल भी तुम देखते होंगे, कुछ कुछ तो लोग अपने मोटिव के लिए कुछ तो ग्रुप बना लेते हैं, खासकर पॉलिटिकल उसमें ज्यादा चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। अभी क्या है, जहाँ पे उन्हें पढ़ना चाहिए था बेचारों को, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए था, कॉलेजेस वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए था, बेचारे बाइक रैली निकाल रहे हैं, तरस आता है उनके ऊपर, ठीक है ना। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, तो जहाँ उनकी बेचारों की पढ़ने की उम्र थी, तो इधर फालतू के काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनका उन्हें ऐसे लालच दिया जाता, तुम्हें मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, माचिस अध्यक्ष बनाएंगे, तू जाके फिर वो करना, तेरे को, हाँ नहीं मतलब ऐसे ही अलग अलग टैग देते हैं तेरे घर पे, वो मतलब लोग तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे किस पे आ जाए, अपना रॉब बनाने के लिए मार्केट में, उनके घर पे ना कोई तो पॉलिटिकल पार्टी वाले उसके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा देंगे, फलाना ढिमकाना, और उसके नीचे एक टैग कोई तो दे देंगे, मतलब उन्होंने जो कि सबको दिया हुआ वो टैग, गली मोहल्ले में सबको दिया है, तो वो पूरा चौड़ पे रहता है। कोई होता है जो छुट भैया नेता होते हैं,
चौड़ में रहते पूरा मोहल्ले में गली में, अरे इस पार्टी की हम ये इस पद पे है, ये कोई नहीं पूछ रहा बेचारे को, कोई दो चांटे मार के चले जाओ। और अभी इधर एमपी एमएलए को, एमपी तो दूर की बात है, एमएलए को फोन करे बोला तू अपने आप देख ले, मेरा कोई काम नहीं है। तो ऐसे ही इसने भी क्या किया, इनने भी क्या, ये थोड़ा और भी खतरनाक लेवल का आदमी था, तो इनने ऐसे लोगों को भर दिया पूरा कि तुम अगर रेड गार्ड बनोगे तो तुम्हारे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं होगी, तुम्हारा देश में के इतिहास में नाम लिखा जाएगा, ये होगा वो होगा, आने वाली जनरेशन तुम्हें याद करेगी और तुम क्रांतिकारी हो, ऐसे करके लोगों को भर दिया इसने, ठीक है ना, टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, कि आप अपने आप को क्या कर दो, समर्पित कर दो, किसके लिए, इस क्रांति के लिए, ये जो बदलाव आने वाला है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। मच ऑफ दिस एक्टिविटी इंक्लूडेड वायलेंस, इसमें से जो इनकी जो ज्यादातर जो एक्टिविटी थी वो कैसी थी बच्चों, वायलेंस से रिलेटेड थी, अगेंस्ट द, और वो किसके अगेंस्ट, एल्डरली, जो एक तो बड़े लोग थे, क्योंकि बड़े लोग ही संभाल सकते हैं। जब आने वाली जनरेशन बिगड़ती है तो कौन ही संभालते हैं, अरे ये ही संभालते हैं। अब वो बड़े लोग बोलते हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये गलत है, तू ये जो वायलेंस कर रहा है, तुमने टीचर के साथ जो गलत कर रहा है, जो अपने धर्म गुरु के साथ जो गलत कर रहा है, या जो तू जो आर्टिस्टिक जो कल्चर है वो जो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, हॉस्पिटल्स में जाकर के वायलेंस कर रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, रेप कर रहा है उनके साथ, ये बड़े लोग समझा रहे गलत है। इनने कहा पहले नहीं, ये जो बुड्ढे ठेरे है इनको डरगाओ पहले, कह रहे ये क्या है ना, इसकी सोच के क्या थे, इसकी सोच के अगेंस्ट थे, वो उसकी सोच में बाधा बनते थे, कह रहे पहले इन्हें उठाओ, ठीक है ना, ये दिक्कत करते हैं, वैसे भी इनका टिकट कटने वाला है तो जल्दी काट दो इनका टिकट, ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोलता था, ठीक है ना। तो इसका इसकी जो ज्यादातर जो एक्टिविटीज थी उनमें वायलेंस था, और वायलेंस इसके अगेंस्ट जो एल्डरली, जो बड़े लोग थे, दूसरा टीचर समझा सकते हैं तो उनके अगेंस्ट, एंड अदर ट्रेडिशनल अथॉरिटी फिगर्स, या कोई भी जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी फिगर, जैसे कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के कोई भी जो एक सुपर पोजिशन पे रहते हैं, हर एक उस सोसाइटी में रहते हैं जिनको धर्म गुरु वगैरह करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि इनको पहले हटाओ रास्ते से, ये सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे लिए। Mao and his allies held several rallies that were attended by millions of children and teens who are identified as Red Guards. Mao and his allies, ये कौन होते हैं, उसके साथ वाले जो लोग हैं, अरे होते हैं ना, एक छोटे भैया होते हैं, उसके साथ में दो चार और जो फालतू में जिन्हें कुछ काम नहीं होता तो वो और जाते हैं, ठीक है ना। या ऐसे मान लिया अगर कोई एमपी एमएलए आ रहे हो तो उनके साथ में और भी तो दो चार दिन को कुछ काम नहीं होता, वो भी तो जाते हैं साथ में, तो वो ऐसे, तो कह रहे हैं कि ऐसे इसके साथ थे, अरे जो चापलूसी करते हैं लोग आगे पीछे, ऐसा। तो मतलब अभी वो बंदा तो आया आ रहा बाद में, वो पहले ही उधर पूरा माहौल बनाना चालू कर देंगे, तो ऐसे। तो माओ एंड हिज एलीज हेल्ड सेवरल रैलीज, इन्होंने क्या की, बहुत सारी रैली की, दैट वर अटेंडेड बाय मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, जो लाखों करोड़ों लोगों ने क्या की, बच्चों ने खासकर क्या की, अटेंड की, एंड टीन्स हु आर आइडेंटिफाइड एज रेड गार्ड, जिन्हें क्या टैग दिया गया, रेड, मतलब इन्हें ऐसा बोला गया कि तुम रेड गार्ड बनोगे, तुम्हारे लिए बहुत क्या है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना, लोग तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को लोग याद रखेंगे। और दिखाया भी था, जो बंदा वो जिसने अपनी आंखों मतलब अपनी आंखों से देखा है खुद, वो दिखाया भी था कि कैसे वो बता रहा था कि कितना क्रूर था वो। एट एन ऑगस्ट रैली फॉर द रेड गार्ड, जो इसने अगस्त में मई में लॉन्च किया, अगस्त में जो इसने रैली की रेड गार्ड के लिए, द स्टूडेंट्स वर टोल्ड, उनको कहा गया टू अटैक द फोर ओल्ड, students were told to attack the four olds, once again students were told to attack the four old, फोर ओल्ड्स के ऊपर अटैक करने की इसने बात की, मतलब देते ना लोग नारे देते अपनी रैलियों में, आजकल भी देते हैं, नए नए नारे देते हैं कुछ भी, तो इसने भी किसको अटैक करने का दिया, फोर ओल्ड्स को अटैक करने का नारा दिया, ऑफ चाइनीज सोसाइटी, जो चाइनीज सोसाइटी के फोर ओल्ड से, पहला ओल्ड कस्टम, दूसरा ओल्ड कल्चर, तीसरा ओल्ड हैबिट, और चौथा ओल्ड आइडियाज। जो पुराने कस्टम है, जो पुराना कल्चर है, जो पुरानी हैबिट्स है, और जो पुराने आइडियाज है। वंस अगेन अगर वो आपको पूछे कि फोर ओल्ड्स कौन कौन है, अगर एमसीक्यू में पूछ ले जिसने माओ मतलब जिन चीज को खत्म करने के लिए माओ ने बोला, तो वो कौन है, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड आइडियाज, ठीक है ना। कस्टम्स, कल्चर, हैबिट और आइडियाज, कुछ एमटी वगैरह बन सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CCHI या CCIH या कुछ भी देख लेना, आगे पीछे तुम करके लेना। कस्टम, कल्चर, आइडियाज
और आपकी हैबिट्स। तो इन 4 ओल्ड्स को उसने अटैक करने के लिए बोला। ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीनों में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स वर लूटेड बाय रेड गार्ड्स मेंबर्स। कह रहे उन्होंने सैकड़ों और हजारों घरों को लूटा, जिसको जो मिलता, मतलब अब क्या है ना कि ऐसे में कुछ लोगों को जिनको कुछ खाने कमाने को नहीं था, फालतू में कुछ काम नहीं कर रहे थे, उन्हें भी मौका मिल गया। आओ रेड आर्मी में क्या हो, भर्ती हो जाओ, उन्हें ज्वाइन करो। और मतलब जो जिन्हें लूटना था, जिनका मतलब जो अभी क्या करते ना, जो ऐसे अलग टाइम में क्या करते होंगे, ऐसे लूट मारी करते होंगे या चोरी वगैरह करते हो, डकैती डालते होंगे, तो अब उन्हें तो लाइसेंस मिल गया खुला। अब जाओ दिन में, कोई कुछ कहने वाले नहीं, कह रहे हम तो रेड गार्ड है, पुलिस वाले कह रहे हाँ भाई तू कौन, कह रहे मैं रेड गार्ड, ठीक है ना। तो दिन में जाके क्या कर लिया, घर लूट लिया। तो वो वही कह रहे हैं कि इन रेड गार्ड्स ने क्या किया, दरअसल क्या होता है कि जब एक न्यू जनरेशन का ब्रेन वॉश करके उन्हें एनकरेज किया जाता है तो हुड़दंगी मचता है। तो वो कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों जो घर थे वो लूटे गए, किसके द्वारा, रेड गार्ड्स के द्वारा, अगले 2 महीनों में ही। स्टीलिंग मनी, पैसा चुराते थे ये, है ना, एंड वैल्यूएबल्स, और लोगों की जो ज्वेलरी वगैरह, जो वैल्यूएबल उनकी चीजें थी वो चुराते थे, है ना। एंड डिस्ट्रॉइंग बुक्स उनकी, क्योंकि ये तो बोला ही था इनने कि जो पुरानी बुक्स वगैरह थी, जो ओल्ड कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, आइडियाज, उनको सबको खत्म करना है। वो खत्म कैसे किया जा सकता है, बुक्स को खत्म करके। होली होली जलाई गई, किसकी, बुक्स की, जो उनके वहां पे जो पुराने टेक्स्ट थे, ठीक है ना, जो मैगजीन्स थी, उनको खत्म किया गया। एंड वर्क्स ऑफ आर्ट, और जो पुराना जो वर्क था किसका, आर्टिस्टिक जो वर्क था उसको ताकि जो हमारे जो ट्रेसेस है ना, वो क्या हो सके, खत्म हो सके। मतलब ये दिखाना चाहता था या ये कराना चाहता था कि चाइना जो स्टार्ट हुआ है ना, जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, वो इसी की वजह से हुआ है। यहाँ से इसने जो कुछ बताया वो सब इसने बताया, ये बिल्कुल हाँ, बस ये नया चाइना ये यहाँ से चालू हुआ है, जो पूरा लोग इसको भगवान माने वैसा, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स आल्सो डिस्ट्रॉयड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे इन्होंने उनको भी खत्म किया। एंड सीमेट्रीज, ये कौन होते हैं सीमेट्रीज, अब तुम हाँ, मतलब एक टाइप से तुम इन्हें वो बोल सकते हो, ग्रेवयार्ड टाइप से बोल सकते हो। हाँ, मतलब जैसे ग्रेवयार्ड होते ना। अब तुम देखो, बताओ बेचारे वो क्या कह रहे थे ऐसे, माने जो इंसान मर चुका है, ठीक है ना, जिसकी मान लिया कब्र बनी हुई है, बेचारा वो उसे उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे इन्होंने मतलब दफनाया लोगों ने, कह रहे उन्हें भी उसने क्या किया, खत्म किया, कह रहे इन्हें भी निकालो इधर से। बताओ ये कितना, मतलब क्या वाहियात इंसान था ये। मतलब लोग वहां पे उधर उनकी जो क्या रहती है, ग्रेव रहती है, या बाकी जो इधर इसमें भी रहता है यूएसए में, क्या करते हैं लोग, वो फूल पत्ती चढ़ाने जाते हैं, है ना। मतलब यार कोई इंसान अब मर गया, वो मतलब इसे इतना कितना डरा हुआ इंसान लगता है ये माओ। वैसे तो इसने खौफ फैलाया, लोगों को डराया, लेकिन हमें लगता है ये खुद डरा हुआ था, कह रहे कहीं यही ना जिंदे हो जाए। जो जो 4 ओल्ड है उनको तो अटैक करने के लिए बोला, बड़े लोगों को अटैक करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट, चलो उन्हें समझ में आता है कि चलो टीचर है, तो टीचर क्या करेंगे, कुछ अच्छी ढंग की बात करेंगे, बच्चों को कुछ अच्छी ढंग की बात बताएंगे कि भाई ऐसा वायलेंस करना गलत बात है, उनसे डर लगता है, इसे तो समझ में आता है ना। लेकिन इनने सिमेट्रीज को उनको भी तहस नहस करवाया, कह रहे इनकी जो थोड़ी बहुत हड्डी पसली जो बची है ना, इनको भी ब्रेक कर दो, कहीं इनमें आगे से जान ना जाए। कितना डरा हुआ इंसान था ये। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को इसने क्या किया, तहस नहस कराए, सीमेट्रीज को इसने तहस नहस कराया, लाइब्रेरीज को, जो सोर्स ऑफ आपका एक काइंड ऑफ की नॉलेज, ठीक है ना, जिससे जहाँ पे लोग जाकर के अपने टेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, या जो पुरानी जो चीजें है, जो हिस्ट्री है वो पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरीज पे इसने अटैक करवाया। एंड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आर्टिक्राफ्ट, और जो भी कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट्स थी, जो आर्टिस्टिक वर्क, तो सब मतलब ट्रेसेस ही खत्म करना चाहता था सारे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। अलोंग विद डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, रेड गार्ड मेंबर्स आल्सो ह्यूमिलिएटेड। चलो ठीक है, खाली प्रॉपर्टी लूटते हैं तो समझ में आता है, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ ये ह्यूमिलिएट भी करते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं, मतलब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार जो हो सकता है, इधर मैं बोल भी नहीं सकता कि वैसा करते थे। अलोंग विद डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, रेड गार्ड्स मेंबर आल्सो ह्यूमिलिएटेड, टॉर्चर, क्या करते थे, टॉर्चर। कुछ भी नहीं, अब मान लिया किसी किसी का दिमाग खुराफाती है, आए ठीक है, किसी को करंट लगा गया, गए कुछ भी, मतलब घर लूटा तो लूटा,
होते हैं ना कुछ लोग होते हैं ना जिनको, देखो वैसे हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियसनेस के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब क्या, हाँ हाँ जी। तो कह रहे हैं अलोंग विद डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी रेड गार्ड मेंबर्स आल्सो ह्यूमिलिएटेड, टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड। ये लोगों को ह्यूमिलिएट करते थे, टॉर्चर करते थे, इनफैक्ट उनका मर्डर तक कर देते थे। किसका? इनोसेंट पीपल का। ड्यूरिंग दिस वेव ऑफ वायलेंस, और ये जो पूरा वेव चली वायलेंस की, माओ इशूड अ डायरेक्टिव ऑर्डरिंग द पुलिस नॉट टू इंटरफेयर विद द स्टूडेंट मूवमेंट। कह रहे कि इनके साथ ऐसा इंटरफेयर नहीं करने का, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहे सब मार रहे हैं सबको, कह रहे जो कर रहे सही कर रहे, रहने दो, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा ना नायक मूवी में, कुछ बसें जलती है तो, कुछ लोग मरते हैं तो, कुछ लोग दंगा करते हैं तो करने दो, कुछ देर तक क्या करेंगे, दंगा करेंगे, फिर चैन से बैठ जाएंगे, लूटेंगे, वो करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा तो ऐसे ही इसने, मतलब तुम समझो वो जो अमरीश पुरी, चलो देखने में थोड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक था उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि माओ ने एक डायरेक्टिव इशू किया, जिस ऑर्डर में क्या था, पुलिस के लिए ऑर्डर था क्या, कि वो इंटरफेयर ना करे किसके मसलों में, ये जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रहे हैं, ये जो रेड गार्ड जो कर रहे हैं, इनके मसलों में क्या ना करे, हाँ कुछ इंटरफेयर ना करे, जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, ठीक है ना। अब आ गई बच्चों, अब क्योंकि देखो चलती तो हर एक टाइम किसी की है नहीं ऐसा, दिन तो सारे ही आते हैं, अगर सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। बाय दिसंबर 1968, 2 साल तक इसने पूरा आतंक मचाया, मतलब जितना हो सकता था, 2 ढाई साल तक इसने जितना हो सकता था उतना आतंक मचाया। लेकिन दिसंबर 1968 तक माओ हैड री एस्टैब्लिश्ड हिज कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये कह रहे हैं कि जो आतंक इसने मचाया, इसे इसे जो चाहिए था वो ये पा चुका था, मतलब जो इसका जो खोई हुई पावर थी इसकी, वो इसे रीअसर्ट कर चुका था। माओ हैज री एस्टैब्लिश्ड हिज कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो खौफ ये लोगों के मन में बैठाना चाहता था वो बैठा चुका था। एंड रीस्टोर्ड हिज इन्फ्लुएंस, और जो इसकी खोई हुई पावर थी उसको वो क्या कर चुका था, रीस्टोर कर चुका था। हैविंग अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव, अब जब क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया इंसान का, तो वो थक गया, पक गया, कह रहे छोड़ो फालतू की चीजें, अब जो था वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। हैविंग अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव ही ग्रू टायर्ड ऑफ द chaos एंड वायलेंस ही हैड अर्ली। इसे खुद भी समझ में आया, कह रहे मैंने बहुत बर्बादी की है भाई, करोड़ों लोग मरवाए इसने, ऐसे कोई ना है। तो ये खुद ही थक चुका था अब। तो हाँ जैन साहब कल नहीं आए थे क्या, आए थे ना, करोड़ों लोग मरवाए इसने। तो कह रहे हैं कि ही ग्रू टायर्ड ऑफ द chaos एंड वायलेंस ही हैज अनलीश्ड, जो रायता इसने फैलाया था अभी उससे क्या हो चुका था, थक चुका था, पक चुका था, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो इसे मिल चुका था। भाई इंसान तभी तक ही तो हाथ पैर मारता है, जब तक उसे कुछ जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती। अब मिल गई तो फिर वो चैन से बैठ जाएगा। अब वो कह रहे हैं अब इनने एक और कार्यक्रम चालू किया, मतलब रंग तो जमाने वाला था, कुछ ना कुछ तो करता रहता था। ही इम्प्लीमेंटेड द डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट। अब इनने क्या चलाया, डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट चलाया। इनमें इनने क्या बोला, ये बोल रहा है एन एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोग्राम इन विच यंग इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द सिटीज वर सेंट टू द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री टू लिव विद द पीजेंट क्लास। जहाँ पे जो शहर के जो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनको इनने बोला कि अब कहाँ पे जाओ, रूरल एरियाज में जाओ। कहाँ पे जाओ, रूरल एरियाज में जाओ, और थोड़ा उनकी हेल्प करो, उनके साथ उन्हें ग्रो करने में क्या करो, हेल्प करो, ठीक है ना। हाँ मैं कहता रहा हूँ कि ये थक चुका था। अब क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव तो अभी लोगों के मन में इमेज बनानी थी ना, क्योंकि जो पावर थी, जो कोई जो रुतबा था, जो जलवा था, वो तो अब मिल गया। अब लोगों के मन में एक अच्छी इमेज बनानी थी, कह रहे नहीं बहुत दयालु इंसान है, ठीक है ना, इतने करोड़ों लोगों को मरवा करके बहुत दयालु इंसान है। तो इन्हें डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट चालू किया कि जो यंग इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो कहाँ पे जाए, रूरल एरिया में जाए, और जो पीजेंट क्लास है, जो फार्मर्स जिनकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा टेक्निक्स और स्किल्स नहीं है, उनके साथ जाकर के काम करते, उनको ग्रो कराने में क्या कराए, हेल्प कराए। द कल्चरल रेवोल्यूशन एंडेड इन 1976 विद माओस डेथ। और ये जो मतलब प्रॉपरली चालू हुआ कब, 66 में, खत्म हुआ 76 में। नहीं 76 में नहीं भैया, ये तो पहले ही वो 68 में ही खत्म हो चुका। चला तो पूरे 10 साल, लेकिन वो पूरे जो कल्चरल रेवोल्यूशन था ना, जो आतंक वाला जो फेज था, वो एक फेज कब में खत्म हो गया था, 68 में खत्म हो गया था, 1968 में।
जब इससे जो चाहिए था वो मिल चुका था। अब ये रेवोल्यूशन तो चल रहा था, लेकिन उसमें ही ये जो जैसे डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट चला है, छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीजें करता रहता था उसमें। और कह रहे हैं कि 1976 में ये कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, किसकी डेथ के साथ? माओ की डेथ के साथ। ऑल्दो द केओस एंडेड इन 1976, कह रहे ये जो जितना रायता फैला था, जो केओस थे, जो लड़ाई झगड़े जो भी था, वो तो 1976 में खत्म हो चुके थे ऑफिशियली इसके डेथ के साथ। लेकिन द डिवास्टेटिंग रेवोल्यूशन कंटिन्यूड टू अफेक्ट द चाइनीज पीपल फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स। कह रहे जो इसने इतना डिवास्टेटिंग, जितना भी इसने जो प्रलय लेके आई, इसने जो आतंक, मतलब जो शब्द बोलो वो कम, जो शब्द बोलो वो शब्द कम है, जो इनने किया उसका इम्पैक्ट चाइनीज लोगों को अगले 50 सालों तक झेलना पड़ा। ऐसा बोले, कहने को तो खत्म 1976 में हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगले 50 सालों तक चाइनीज लोगों को बियर करना पड़ा वैसा। ठीक है ना? अब क्योंकि 1976 में इसकी डेथ के साथ ये रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, सबसे पहले इन्हें क्या चालू किया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। कब में? 1958 में, 58 में। फिर 66 में क्या चालू किया? मई 66 में कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है ना? फिर उसे वो दिसंबर 68 तक क्या हो चुका था? अपनी जो पावर थी वो रीअसर्ट कर चुका था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट चलाया और 76 में ये खत्म हो गया इसकी डेथ के साथ। फिर वो दूसरा बंदा आया था ना, कौन आया था? डेंग। नाम याद है? कौन आया था? डेंग। उनने क्या किए? रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। उन्हें चाइना में क्या किए? रिफॉर्म्स किए। फिर उन्होंने बोला कि ये तो क्या था, अब इनने बहुत आतंक मचाया है ना, अब हमें क्या करना होगा? कुछ ध्यान देना होगा। किस पे? अपने सेकेंडरी सेक्टर पे। हाँ जी, किस पे ध्यान देना होगा हमें? सेकेंडरी सेक्टर। तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए किसमें? चाइना में। चलो देखते हैं। कह रहे कि आज के दिन पे आपको जो चाइना में इतनी हाई ग्रोथ दिखती है, वो ऐसा नहीं है कि हाई ग्रोथ ऐसी दिखती है। वो उसके ट्रेसेस आपको कब से मिलेंगे? 1978 और उसके बाद से मिलेंगे। 76 में उसकी डेथ हो गई थी, 78 में आया, और 78 और उसके बाद से उसके ट्रेसेस मिलते हैं कि जो जो भी डेवलपमेंट थे वो तब से होना चालू हुए। द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। आज जो इतनी तेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है चाइना में, जहाँ पे चाइना कॉस्ट इफेक्टिवनेस के नाम से जाना जाता है ना, इसके ट्रेसेस आप कहां से देख सकते हो बच्चों? जो रिफॉर्म्स 1978 में इंट्रोड्यूस है चाइना में, और वो फेजेस में किए थे, अलग अलग फेज में किए थे। कह रहे इन द इनिशियल फेज, शुरुआत वाले फेज में उसने क्या किया डेंग ने? रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। आपने देखा होगा कल की वीडियो में भी कि जहाँ पे इसने मेन, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी लिखा है, लेकिन वीडियो में मेनली किसके लिए बताया गया था? फॉरेन ट्रेड, जहाँ पे ये अलग अलग कंट्रीज को क्या कराना चाहता था? ट्रेड कराना चाहता था। किसके साथ? चाइना के साथ। और उन्हें एश्योरेंस देना चाहता था कि नहीं भाई, अब हम वो चाइना नहीं रहे, है ना, जो हम आतंक मचाते थे वो वाला चाइना अब नहीं है। ठीक है ना? अभी नया चाइना है। और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को क्या किया गया? प्रमोट किया गया। एग्रीकल्चर में भी काम हुए, नो डाउट। इन द लेटर फेज, बाद में क्या किया? रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है ना? पहले इन्वेस्टमेंट लेके आया, इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आया, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट लगना चालू हुआ, और फिर क्या की? इंडस्ट्रीज लगना चालू हुई। दो फेज थे, हुआ साथ में ये सारा। लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको दी गई? फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को, कि बाहर से क्या आए? वो इन्वेस्टमेंट वगैरह आए। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज लगना चाइना में क्या हुई? चालू हुई। आप अगर कहोगे तो मैं वापस से उन वीडियोस के लिंक क्या कर दूंगा, 2-3 वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई थी, उनके लिंक्स मैं आपको क्या कर दूंगा? शेयर कर दूंगा। हाँ जी। कौन से? यार पहले कैसे होगी, तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ। माने इनने चाइना इस्टेब्लिश पीआरसी कब हुआ? कब हुआ पीआरसी इस्टेब्लिश? 1949 में। कब में हुआ? 49 में। 58 में इनने वो आया तो वो चालू किया, और उसके बाद फिर वो 66 में क्या लेके आया? कल्चरल रेवोल्यूशन। तो कह रहा है कि चाइना को, चाइना के लोगों को खत्म तो 76 में हो गया था, उसके अगले 50 सालों तक ये झेलना पड़ा, इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ा। तो पहले कैसे हो? कौन से भाई? तो वो फेज ही तो चल रहा है भाई, ऐसे 50 नहीं हुआ तो कह रहे कि अभी इम्पैक्ट खत्म कोई ना होगी, अब आगे लोग आ रहे हैं, वहां पे शी जिनपिंग आया, उससे पहले डेंग आया, तो कह रहे अभी भी तो झेलना पड़ रहा है। अभी भी लोग, जो कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जो चाइना के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि इन्होंने इतना बहुत आतंक मचाया। तो ठीक है यार, हो जाएंगे अगले, तो पिछले कैसे होंगे तुम खुद सोचो। अब ठीक है 24 चल रहा है,
तो हो जाएंगे वो 76 के बाद से वो 26 तक हो जाएगा उनका पूरा कार्यक्रम जो भी है, लेकिन वो चल ही रहा है ना अभी, वो पूरा तो नहीं हुआ। तुम पहले कैसे बोल सकते हो, खुद सोचो, पहले कैसे बोल सकते हो कि 76 में खत्म हुआ, तो उसके पहले चालू तो किया हमने 58 में, उसके पहले लोगों को कैसे झेलना पड़ा, चल ही रहा है ना वो फेज। आगे बच्चों, वो कह रहा है, और इनफैक्ट अगर तुम उसे 76 से भी लगाते हो, लेकिन कार्यक्रम तो हमने कब से चालू कर दिया था, 58 से चालू कर दिया था ना कार्यक्रम, तो वैसा भी सोच सकते हो उससे। तो इसका इम्पैक्ट ऐसे तो है नहीं कि पूरा एक नंबर इधर लिखा उन्होंने अगले 50 सालों तक, तो एक रफली नंबर है कि इतने, भाई ऐसे बोल देते कि भाई इसका इम्पैक्ट हमें इतने, मतलब इस टाइम तक भी हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि किसी ने काउंट करके बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर लिखा हो, तो ऐसे कहने के में मतलब थोड़ा अगर बिहेवियर में आपको बातें कैसे की जाती है तो उससे समझ में आता होगा कि कैसे बातें की जाती है, कि भाई इसका इम्पैक्ट, ये जो रायता फैलाए ना अगले 50 सालों तक, इसका इम्पैक्ट बहुत भयंकर रहने वाला है ना। और जरूरी नहीं है कि 50 साल में हो जाए, पहले भी खत्म हो सकता है, उसके बाद भी। वो तो चीजें डिपेंड करती है कि अगले वाला फिर कैसा आता है, इसने कितना भारी इम्पैक्ट छोड़ा, अगले वाला कितना जल्दी से करता है नहीं करता है, तो वो चीजें। नेक्स्ट है बच्चों, वापस से एक बार देखो, चाइना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चाइना के बारे में सबसे पहले हमने जीएलएफ के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। फिर हमने देखा रिफॉर्म्स हुए चाइना में, डेंग आया 1978 में रिफॉर्म्स हुए, ठीक है ना। अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स कब हुए थे बेटा, 1991 में, ठीक है ना। चाइना में कब हुए रिफॉर्म्स, 19, हाँ बोलो ना, 78 में, 68 में नहीं, 78 में। 68 में तो उन्होंने वो खत्म किया था क्या, वो जो उसकी पावर जो रीअसर्ट कर चुका था, तो वो जो कार्यक्रम वो रायता फैलाने वाला था वो खत्म हुआ था उसका, ठीक है ना। अच्छा, अब चाइना में क्या लेके आया ये, डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। चाइना में इन्होंने एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा है जिसको बोलते हैं डुअल प्राइसिंग। क्या बोलते हैं, डुअल प्राइसिंग। अब इसमें क्या है, डुअल प्राइसिंग में इन्होंने दोनों बेनिफिट दिए प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम हुआ 1978 में, और फॉरेन सेक्टर में काम हुआ, फॉरेन ट्रेड में काम हुआ, इन्वेस्टमेंट लाई गई। जैसे इधर 2014 में आपने देखा मोदी जी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, डेंग ने भी वही काम किया था 1978 में, जब वो इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके आए। तुमने देखा दरअसल कभी कभी तुम ऐसा, कभी भी ऐसा लगता है कि मोदी जी भी थोड़ा उधर से ही कुछ सीखे हैं, मतलब सीखे इन द सेंस की हिस्ट्री है, इंसान हिस्ट्री से सीखता ही है, कि पहले बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आओ। क्या लेके आओ, तुमने देखा हो मोदी जी अब तो बाहर बहुत कम जाते हैं, जाते तो है लेकिन अदरवाइज मसलों में जाते हैं। लेकिन 2014 में आप देखो तो लोग ऐसा बोलते हैं ये इंसान रुकता ही नहीं इधर, भारत में रुकता ही नहीं है, तो फालतू में कोई इधर घूमता था ऐसे बाहर, इन्वेस्टमेंट लेके आते थे। यस और नो, पहले बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, और फिर तुमने देखोगे फिर भारत में कैंपेन चलाया कौन सा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कैंपेन, यस और नो। और जहाँ पे फिर मोदी जी के अगर आपने शब्द सुने होंगे तो वो बोलते हैं कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, पहले बाहर से इन्वेस्टमेंट पैसा लेकर के आए और फिर इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश करवाए सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि डेंग से ही थोड़ा क्या है मोटिवेटेड है मोदी जी, कभी कभी ऐसा लगता है, ठीक है ना। हालांकि एक जनरल एक क्राइटेरिया भी हो सकता है, मतलब एक रोड मैप भी हो सकता है कि सभी लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जब इंडस्ट्रीज लगने लगी चाइना के अंदर, तो इन्होंने डुअल प्राइसिंग की पॉलिसी लेकर के आए। कैसे, कि ताकि सरकार की भी बात रह जाए, सरकार का भी कंट्रोल हो, और आम जनता को भी, जो प्रोड्यूसर है उनको भी नुकसान ना हो। अब इन्होंने यहाँ पे क्या की, दो चीजें फिक्स करी, मतलब ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन था, ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन, उन्होंने बोला कि इस प्रोडक्शन की एक लिमिट, उसमें कोटा फिक्स कर दिया। माने अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, लेट सपोज आप लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, और लैपटॉप की 1 लाख यूनिट बना रहे हो, कितनी यूनिट बना रहे हो, 1 लाख। उनने बोला, गवर्नमेंट ने बोला 40,000 यूनिट जो सप्लाई होगी, 40,000 यूनिट जो सप्लाई होगी, उन यूनिट का प्राइस 40,000 यूनिट का प्राइस हम तय करेंगे। वो हम बताएंगे कि किस रेट पे तुम क्या करोगे, सप्लाई करोगे। बिकॉज गवर्नमेंट उनका रेट क्या कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी। तो उसका रेगुलेट करने का मकसद ये था कि माने जिन बंदों को आगे वो जरूरत है, ताकि वो क्या कर सके, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कराई जा सके। ओवरऑल सारा का सारा किस पे छोड़ देंगे, डिमांड और सप्लाई पे छोड़ देंगे। तो फिर तो रेट किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट निकलेगा। मान लिया अगर वो ज्यादा है रेट, तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कह रहे 1 लाख यूनिट बनाते हो आप, तो 40,000 तो वो भाव पे बेचोगे जो भाव हम सेट करेंगे, एक प्राइस हो गया। पॉलिसी का नाम क्या है, डुअल प्राइसिंग। क्या है, डुअल प्राइसिंग। कह रहे बाकी की जो 60,000 यूनिट बची ना, वो तुम तुम्हारे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बेच लो।
गवर्नमेंट ने वो लिमिट जो सेट करी 40,000 की, वो अपने मोटिव से करी ताकि वो बाकी लोगों का भी क्या करा सके, फायदा करा सके, और एक हेल्दी क्या बने, एनवायरनमेंट क्या हो, क्रिएट हो इकोनॉमी के अंदर और उनकी कंट्री के अंदर। डुअल प्राइसिंग को लेके आया। चाइना के बारे में चालू कहां से हुआ, जीएलएफ से चालू हुआ। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन पिक्चर में आया। सीक्वेंस में ही बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सीक्वेंस में ऐसे ही हुआ, पहले जीएलएफ आया, फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। मैचिंग भी दे सकता है आपको, अब मैं उसमें मैं ही क्या करूंगा, है ना, मैं तो जस्ट आपको क्या ही करा सकता हूँ, रियलाइज ही करा सकता हूँ कि 1958 में जीएलएफ लेके आया, 66 में कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया, फिर 78 में रिफॉर्म्स लेके आया। तो इस तरह से मैचिंग क्रोनोलॉजी के टाइम से वो मतलब टाइम के उससे क्या करा सकता है, आपको मैचिंग भी करा सकता है। तो कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, बस आपको ध्यान देना। उसके बाद क्या लेके आया, डुअल प्राइसिंग। क्या लेके आया, डुअल प्राइसिंग। ठीक है ना। अच्छा देखते हैं, द रिफॉर्म्स प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग। जो रिफॉर्म प्रोसेस थी उसमें इन्होंने डुअल प्राइसिंग को लॉन्च किया। दिस मींस फिक्सिंग द प्राइसिंग इन टू वेज। यहाँ पे प्राइस को दो तरीके से फिक्स किया गया। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। समझा सकते हो मुझे। जो फार्मर्स थे और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, दोनों दोनों ही सेक्टर में क्या कर सकते हैं, अगर बाय करना है और सेल करना है, और वो भी फिक्स क्वांटिटी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, डेंग ने जो आके फिक्स की थी, ठीक है ना। और चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, इनपुट किसके लिए, बाय के लिए, और आउटपुट किसके लिए, सेल के लिए। वो कर सकते थे आप किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका फायदा क्या था, फायदा ये था कि मेरी भी एक इंडस्ट्री है, तुम्हारी भी एक इंडस्ट्री है, मैं आउटपुट भी बेचता हूं लेकिन मुझे एट द सेम टाइम क्या भी चाहिए होते हैं, इनपुट भी चाहिए होते हैं। मुझे भी प्रमोट करने के लिए और आपको भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इतनी क्वांटिटी, तो मैं लैपटॉप बना रहा था तो तुम्हें लैपटॉप चाहिए थी, तो मुझे भी प्रमोट करना था, तुम्हें भी प्रमोट करना था। मुझे तो प्रमोट ऐसे किया कि तू 60,000 यूनिट तो भाई अपने हिसाब से बेच, मार्केट रेट के हिसाब से बेच, डिमांड और सप्लाई जैसे भी होता है, जैसे प्राइवेट पार्टी अपना प्राइस क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। 40,000 के ऊपर लिमिट लगा दी, ये इसी भाव में बेचना। 60,000 के ऊपर हमारी कोई लिमिट नहीं है, वो तू 60,000 में बेच, 70 में बेच, लेकिन ये 40,000 यूनिट तो 30,000 में बेचनी पड़ेगी। इसमें मेरी भी रह जाएगी और सरकार की भी रह जाएगी। सरकार ने क्या करना था, अरे सरकार ने तुम्हें प्रमोट करना था, लैपटॉप तुम्हें चाहिए, तुम्हारे मेरे लिए तो आउटपुट था, तुम्हें इनपुट चाहिए। अब जो क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी मेरे ऊपर, वो क्वांटिटी तुम्हें सप्लाई करवाई और तुम्हें सस्ते रेट में सप्लाई करवाई। इससे तुम्हारा भी एनकरेजमेंट है, तुम भी तो एनकरेज होंगे क्योंकि तुम्हें इनपुट किस में मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, तो तुम फर्दर क्या करोगे, उसे प्रोडक्शन करोगे, क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे और फिर मार्केट में क्या करोगे, सप्लाई करोगे। अच्छा फिर जो तुम आउटपुट बना रहे हो तुम्हारे ऊपर भी लिमिट लगा दी। दरअसल टाइम गैप, टाइम को लेकर के सपोर्ट किया बस। तुम्हें जरूरत आज है प्रोडक्शन के टाइम पे, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के टाइम पे तुम्हें उस टाइम पे फंडिंग चाहिए, क्या चाहिए, या चीजें सस्ती चाहिए तुम्हें, तो उस टाइम पे हेल्प कराई, उस टाइम पे तुम्हारी हेल्प हो गई। अब प्रोडक्शन हो गया तो तुम्हारे ऊपर भी वही लिमिट लगा दी कि तुम आउटपुट सेल करोगे ना, तो इतने में इतनी इतनी यूनिट तो हमारे अकॉर्डिंग बेचना और इतनी यूनिट अपने अकॉर्डिंग बेच लेना। ताकि यहाँ पे दरअसल ये क्या है, ये मुझे डुअल प्राइसिंग से ज्यादा अगर मैं मैनेजमेंट की टर्म्स में समझाऊं तो आपको ये कोऑपरेटिव पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है, जहां पे ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिमाग लगा करके लोगों को आपस में, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी और जो फार्मर्स वगैरह थे, जो एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व थे, उनके बीच में कॉपरेशन बनाने का काम करा है। क्या बनाने का काम करा है, कॉपरेशन। इसका भी फायदा हो जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट का ओवरऑल फायदा हो जाएगा कि देश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। फॉर अदर ट्रांजेक्शन, ये तो रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्टिव क्वांटिटी थी उसके लिए बताया उसने, ए पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, फॉर अदर ट्रांजेक्शन, जो बाकी जो बची हुई जो ट्रांजेक्शन है, जो इनपुट है आउटपुट है, वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। उसे किसके हिसाब से बेचो, मार्केट प्राइस के हिसाब से बेचो। भाई अब देखो, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगाई। अब जो अपने शौक में खरीद रहा है, जो शौक में खरीद रहा है वो तो चीजें महंगी भी खरीद सकता है, तो ठीक है तुम बेचो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल, तभी तो बोलते हो कि सबके कॉपरेशन की यहाँ पे डिमांड की गई कि सब एक दूसरे को क्या करे, कॉपरेट करे। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एससीजी वहां पे क्या किए, स्टैब्लिश किए, क्योंकि अब वो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई थी, क्या आई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी और इंडस्ट्रीज लगना चालू हुई। अब ये धीरे धीरे करके अपनी जो जनता थी उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करने लगे।
जब एक अच्छा माहौल मिला तो अपनी जनता की रिक्वायरमेंट तो पूरी करने लगे, लेकिन क्योंकि पॉलिसीज इनकी उस टाइम तक सुधरने लगी थी और कॉस्ट में इन्होंने अपनी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो लीडरशिप थी, वो कॉस्ट में बना चुके थे। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव के नाम से चाइना जाना जाने लगा। तो अब क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव था तो बाहर से भी, और फिर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया। क्या किसका जमाना आया? हमने 1991 में चालू किया, लेकिन ऐसा नहीं कि 1991 में ही ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, पहले भी चलता था, हम उसमें कूदे बाद में 1991 में। तो जब चाइना को जाना जाने लगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस के नाम से, है ना, और ये सुधर भी चुके थे, काफी हद तक सुधर भी रहे थे। भाई जो नई सरकार थी वो तो काम कर ही रही थी ना, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ऐसे अगर आतंक फैलाएंगे तो कोई भी हमारे साथ डील नहीं करना चाहेगा। भाई कौन इन्वेस्टमेंट, एक बात तो बताओ यार, साला कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? तुम आकर के कोई जाके उधर डेंग बोले किसी को, जाकर के भाई आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, एफडीआई करो, एफआईआई करो हमारे यहाँ पे आकर के, कौन इंसान कैसे कह रहे तेरा कुछ नहीं पता भाई, तू कल चल के जैसे माओ ने किया तू भी ऐसे ही कर देगा। तू उधर हमारी, तूने मंदिर मस्जिद को नहीं छोड़ा, तूने लाइब्रेरी को नहीं छोड़ा, तो हम तो पैसा बनाते हैं, हमें तो कैसे छोड़ देगा तू? ठीक है ना, वो तो तुम्हारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली कर रहे थे, हम तो दूसरे लोग हैं, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ा तो हमारे को कैसे, हमारे को तो सबसे पहले कह रहे इसे उठाओ सबसे पहले। तो कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करता। तो क्योंकि अब वो ट्रस्ट बिल्ड किया हमने आके, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाइना अचीव कर चुका था और अपने लोगों की डिमांड फुलफिल कर रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करो तो कुल मिलाकर के इसका आउटकम ये हुआ कि फॉरेन डिमांड आने लगी। क्या आने लगी? फॉरेन डिमांड आने लगी। अब फॉरेन डिमांड आने लगी तो हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। हमें से मतलब है मेरा, अभी चाइना की बात कर रहा हूं मैं, तो चाइना को क्या अभी करना था, एक्सपोर्ट करना था। और एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स थी उन्हें एस्टैब्लिश करना था। और सारे बच्चों को पता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है उनको एक एरिया नोटिफाई करके क्या किया जाता है, वहां पे एस्टैब्लिश किया जाता है, उस एरिया को बोलते हैं एससीजी। क्या बोलते हैं? एससीजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चाइना ने ये स्टैब्लिश करना चालू किए सीधी, जहाँ पे वो क्या होते थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को क्या देते थे, जगह देते थे और उनको इंसेंटिव देते थे, सब्सिडीज देते थे और प्रमोट करते थे कि तुम क्या करो, एक्सपोर्ट करो, है ना। वो चीज, सारी चीजें इनके फेवर में आ चुकी थी, कॉस्ट इफेक्टिव ये बन चुके थे और इन्वेस्टमेंट ये ला रहे थे, ट्रस्ट वापस से गेन कर रहे थे, डिमांड आने लगी थी। डिमांड इसलिए भी आई क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हो चुके थे। ट्रस्ट वरना बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन वो ट्रस्ट लोग बिल्ड कर पाए क्योंकि जो चीज अपनी कंट्री में लोग 100 रुपए की प्रोड्यूस कर रहे थे, साला ये 40 में बना रहे, कितने में बना रहे? 40 में बना रहे। तो दूसरी कंट्रीज ने इनसे खरीदी करना क्या किया, चालू किया। हालांकि ये अपने प्रोडक्ट खुद क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, अपने आप करते हैं दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट यूज। समझ में आ रही है बात? जैसे सोनी वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज करते हैं अपने, क्योंकि अब ऐसे जैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस तुमने अचीव की है तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होता ही है। कई बार बोलते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे तुमने देखा होगा, ऐसे जैसे भारत में इस तरह के गाने बने हैं, प्यार चाइना का माल है, हमने सुना होगा, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, अक्षय कुमार की शायद मूवी है कोई, तो ऐसे कि प्यार चाइना का माल है, अरे बोलते हैं ना लोग बेवफा होते हैं, तो इस वजह से कि प्यार चाइना का माल है, इस तरह के गाने भी बन गए भारत में। तो क्वालिटी में क्या रहता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। अरे होते हैं ना कि कभी भी अगर किसी बंदे को, सेलर को प्रोडक्ट बेचने हो, इंडियन प्रोडक्ट, तो वो बोलते हैं भाई देखो चाइना का, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये खराब हो जाएगा, ये पक्का है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या कभी कभी ऐसा लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया था कि कोई तुम प्रोडक्ट लेकर गए वो खराब हो गया, चाइना का होगा, ये तो सुना होगा, यार चाइना का माल है, वो नहीं सुना कम से कम, ये तो सुना होगा आपने कि चाइना का होगा। तो वैसे फाइनली, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप, ठीक है, वो सेटअप उन्हें भी क्या किए गए, एससीजी को स्टैब्लिश किए गए। 5 चीजें बताओ जल्दी से, चाइना में क्या क्या हुआ? टीएलएफ, कल्चरल रेवोल्यूशन, फिर हाँ रिफॉर्म्स हुए 1978 में, फिर डुअल प्राइसिंग की उन्होंने और एससीजी स्टैब्लिश की है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों चाइना के बारे में हम मोटा मोटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने से अग्रज की बात करी तो अपने अनुज की भी बात करते हैं अब, ठीक है ना। पाकिस्तान नाम तो सुना ही होगा, अब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसे लोग बोलते हैं। खैर, इसके बारे में देख लेते हैं बेचारा कहाँ पे रहता है, आने वाले टाइम पे नक्शे पे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिलहाल तो देख ही लो जब तक थोड़ी बहुत श्रद्धा है।
पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। ये कहाँ पे लोकेट करता है? साउथ एशिया में लोकेट करता है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जैसे चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे ही किसका, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है बच्चों वो क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। गेन्ड इंडिपेंडेंस, झूठ झूठ झूठ, ऑन 14 अगस्त, गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। खैरात में मिली है भाई, खैरात में इंडिपेंडेंस कहाँ मिली है उन्हें? हाँ, 14 अगस्त 1947। ठीक है, ये सब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये बच्चों का बस जस्ट इंटरेस्ट जगाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बेचारों ने भी मेहनत की होगी। ठीक है ना, जब तक भारत थे तो भारत में ही कुछ तो हाथ पैर उन्होंने मारे होंगे। दरअसल क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको बोलने से क्लास में जो सोया हुआ बच्चा है वो जग जाता है, और टीचर के लिए एक ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है कि उसे सोए हुए को भी जगाना है, खासकर उस केस में जब बच्चे बिल्कुल वर्स्ट केस में जा चुके हो, पक चुके हो। द कंट्री हैज एन एरिया ऑफ 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर। 728, हमारे भी 1/4 के भी, मतलब बहुत कम है हमारे से, तो मतलब 25% से भी कम ही मानो आप इसे। ठीक है ना, हमारा 32,87,000 मतलब 33 लाख है, 1/5 मानो लगभग लगभग आप। ठीक है ना, तो हमारे 1/5 है ना, ऐसे मानो कि 20 और 25% ही है हमारा जितना एरिया है उसके, 20-25% ही, 20 और 25% के बीच में ही है। ठीक है ना, तो 7,96,095 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये सुनो इतना इनका एरिया है। अब सुनो आगे, पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, विद एन एस्टिमेटेड 212 मिलियन पीपल। 212 मिलियन लोग हैं यहाँ पे। 212 मिलियन मतलब लगभग लगभग कितने हुए? 21 करोड़। कितने हुए? 21 करोड़ 20 लाख। तो यस और नो? हाँ जी, विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 2.05% पर एनम। और ग्रोथ रेट इनकी कितनी है? मतलब हर बार कितने परसेंट से बढ़ जाती है? लगभग लगभग 2% से इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, जो कंट्री है ये तो 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? चाइना, फिर भारत। ठीक है ना, ये 5वें नंबर पे आते हैं इस मायने में। तो किस में आते हैं? 5वें नंबर पे। लेकिन एक बार आप थोड़ा नीचे देखो, इस वाले बुलेट में आके देखो, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम्स कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, और उसके बाद हाँ पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है ना, अब इस वाले बुलेट को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 212 मिलियन लोग तो है इनके यहाँ पे, लेकिन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। 1/3 से के अराउंड इनकी जो पॉपुलेशन है, 1/3 जो है 33% है 212 मिलियन का, वो किसके नीचे रहते हैं? पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। बड़े मतलब ये भयानक नंबर है इनके लिए। हाँ जी, चलो ये तो वो इनकी जनरल थोड़ा किसकी बात, इनकी ज्योग्राफी की बात हुई। ठीक है ना, अब इनकी इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी कह रहे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान ने क्या अडॉप्ट करके रखा? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा। जैसे हमने किया था तो हमारी इन्होंने क्या किया? कॉपी किया। ठीक है ना, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल विद द कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जहां पे किसकी भी बात की गई? पब्लिक सेक्टर की भी बात की गई और प्राइवेट सेक्टर की भी बात की गई, दोनों को ही क्या दिए गए? अधिकार। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज। कह रहे 1950 से लेकर के, मतलब सॉरी इन द लेट 1950s एंड 1960s, 50 के आखिरी में और 60 के आखिरी में इन्होंने काफी सारी क्या की? पॉलिसीज लेके आए। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कह रहे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए लेट 1950s में और 60s में क्या लेके आए? कई सारी पॉलिसीज लेकर के आए। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, कई सारी पॉलिसीज लेकर के आए। बस इतना जनरल ही है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमारी कॉपी किया हमने भी 50s और 60s में बहुत सारी पॉलिसीज लेके, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो कराने के लिए आईपीआर 1956 में लेके आया। 65 और 75 में क्या लेके आया? ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में हम लेके आए। तो हमारी तर्ज पे ही क्या कर रहे थे? कुछ कुछ पॉलिसीज अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये भी ला रहे थे, जिसमें से कि एक एग्जांपल अगले वाला, जैसे कि आप देख सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s।
कह रहे 60s में क्या लेके, हमारी कॉपी किया ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इनके यहाँ पे भी कब में, 60s में। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा, वही वाली बात है, हमने 1956 में किया और फिर वो लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, इन्होंने यही काम 60s में किया, हमारे बाद में किया, पहले नहीं किया, हमारे बाद में किया, ठीक है ना। हम तो 1956 में आईपीआर लेके आए थे, इन्होंने ये काम भी प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन भी वो 60s के लेट में किया, बाद में किया, 60s के बाद वाले फेज में। अपन लोगों ने तो कभी किया था, 65 में चालू कर दिया था फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमारे को देख करके इन्होंने इकट्ठा क्या किया, इंडस्ट्रियल में भी और एग्रीकल्चर में भी बाद में लेके आए। इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। कह रहे इंफ्रा वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर में पैसा लगाया इन्होंने, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, तो इसमें फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या हुआ, ज्यादा होने लगा। दिस चेंज द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली। ये पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर था, इसको इसने क्या किया, ड्रामेटिकली चेंज किया। वंस अगेन मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा, हाँ जी, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आया, किसमें, हाँ किसमें, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लेट 50s में और 60s में, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन कब में लेके आया, 60s में लेके आया। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर इन द अर्ली 1970s। इन्होंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर है 70 के शुरुआती दशक में, 70 के शुरुआत में, 70 के शुरुआती दौर में इन्होंने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, पब्लिक सेक्टर को। किसको इंपॉर्टेंस दी, हम तो पहले दे चुके थे, 1956 में 17 रिजर्व कर चुके थे, 12 रिजर्व कर चुके थे, बाकी विद्धि विद्धि दूसरों को दे शेड्यूल सी में। इन्होंने वो काम किया। दरअसल कार्यक्रम चालू हो गया था लेट 60s में पाकिस्तान में, ठीक है ना। और जब 60s लेट 60s में कार्यक्रम चालू रहा, वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, इंफ्रा पे पैसा चालू करना, इन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो 70 के शुरुआती में फिर वही, मतलब ये कार्यक्रम तभी चल रहे थे, इन्होंने पब्लिक सेक्टर को रियलाइज किया कि हमें क्या करना चाहिए। अभी लेकिन पक भी चुके थे बहुत जल्दी, अभी आगे देखोगे तो पक भी चुके थे, है ना, क्योंकि अब वो भारत को भी समझ में आ गया था कि पब्लिक सेक्टर से कुछ होना नहीं है। लेकिन दरअसल क्या है, इन्हें जल्दी समझ में आ गया इस मायने में, तो अभी तुम देखोगे थोड़ा यहाँ पे इस मामले में थोड़े होशियार से निकले ये। In the early 1970s, the nationalization of capital good industries took place. कह रहे इन्होंने 70 के शुरुआती दौर में क्या किया, नेशनलाइजेशन किया, किसका, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन्होंने एस्टैब्लिश करा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर इन द लेट 1970s। हमें अकल आई 1991 में, ये थोड़ा एक चंदे हमारे से आगे निकले, तो इन्होंने पहले कर दिया। इन्होंने कब किया बच्चों, इंपोर्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर इन द लेट 1970 के शुरुआत में तो पब्लिक को इंपोर्टेंस दी, लेकिन वो 10 साल खत्म होने से पहले ही समझ में आ चुका था कि अरे हमारे बस की नहीं है। दरअसल क्या है कि हमारे, इससे ऐसे भी तुम अंदाजा लगा सकते हो, या तो इन्हें बोलो अकल आ गई, एक तो चीज, अब मुझे ऐसा लगता है कि अकल नहीं आई होगी इन्हें, इन पे संभल नहीं रही होगी चीजें। कोई स्टेबल गवर्नमेंट रहती कहाँ है इनके यहाँ पे, ठीक है ना, आधी तो इनकी गवर्नमेंट वो टेररिस्ट चलाते, समझ में आ रही है ना बात। तो वैसा हमारी सरकार ने चलो ऐसा लगा 1991 तक संभाला, चीजों को संभाला कि नहीं नहीं हम संभाल रहे अभी, और 1991 पे हम पे जिला उसके बाद। लेकिन ये तो 10 साल से पहले छक गए थे, कह रहे हमारे से नहीं हो रहा भैया, ये प्राइवेट पार्टी ये लो, ये तुम्हारी बड़ी धर्मशाला, तुम संभाल लो, ठीक है ना। कह रहे इन द लेट 1970s देयर वाज अ शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आया, शिफ्ट आया, व्हेन इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। 70 के शुरुआत में तो नेशनलाइजेशन किया, कह रहे ये रही भैया तुम्हारी धर्मशाला संभाल लो, डी नेशनलाइजेशन कर दिया। गवर्नमेंट एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर, आखिरी तक आते आते किसको ही बोलने लगे, ओ भाई तुम ही कर लो, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को एंड आल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव्स टू देम। कह रहे चाहे पैसा ले लो 200-400 ले लेना, लेकिन कर लो तुम ही, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द लेट 1970s। क्योंकि जब वो क्या किया इन्होंने, उधर इन्होंने प्राइवेट पार्टीज को क्या किया, सपोर्ट करना चालू किया, तो इन्हें फिर क्या भी चाहिए था, पैसा चाहिए था, क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट पार्टी को भी देना था पैसा, खुद भी तो इन्हें पैसा चाहिए था। इतने ये वो नहीं थे, जैसे वो बोले हिंदी का अगर मैं वर्ड बोल दूं, इतने परिपक्व नहीं थे, मतलब ये इन द सेंस कि इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे कि इन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी, तो इन्हें पैसों की जरूरत थी। तो बोल रहे ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्हें पैसा भी मिला पाकिस्तान को, क्योंकि इन्हें प्राइवेट को भी सपोर्ट करना था, खुद ही इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्हें पैसा चाहिए था, तो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन। कहां से, वेस्टर्न नेशन से। दिस हेल्प्ड द कंट्री इन स्पीडिंग अप इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इन्हें कुछ असिस्टेंस मिली बाहर वाले कंट्रीज से, तो इन्होंने अपनी क्या करी,
इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप किया, है ना। और फाइनली हमारे से 3 साल पहले इन्होंने प्रॉपर क्या किए, रिफॉर्म्स किए, प्रॉपर जो रिफॉर्म्स किए हमारे से 3 साल पहले। इन 1988 रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द कंट्री। नमन भैया कौन से रिफॉर्म्स थे? एनसीईआरटी में नहीं है, वही एलपीजी इन्होंने कब किया? 1988 में किया, हमने 1991 में किया। इतनी बात समझ में आती है? चलो आज के लिए वैसे तो टाइमिंग हमारी 10:30 तक है, फिलहाल एक बार मुझे ये बता दो बस, आज इतना ही करा रहा हूँ, कल मेरे ख्याल खत्म हो जाएगा शायद। वैसे तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर चाहे तो हम देख सकते हैं। कितने बजे जाना तुम्हें स्कूल में? हाँ, एक टॉपिक पढ़ा सकता हूँ क्या? 4-5 हेडिंग है ये, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, ऑलरेडी वो है कि अभी तो हमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है? क्योंकि टाइमिंग है हमारे 10:30 तक की और अभी तो 9:45 ही हुए हैं, 45 मिनट पहले तो बहुत जल्द हो जाएगा। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत टाइम पहले ये टॉपिक तो अगले 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी, उसके पहले ये नए टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बार मेरे को जस्ट ये बता दो आप कि चाइना में कुछ 5-6 पॉइंट बताओ मेरे को क्या क्या हुआ, और पाकिस्तान में वो 5-6 पॉइंट बताओ क्या क्या हुआ। चाइना में जीएलएफ, कल्चरल रेवोल्यूशन, फिर रिफॉर्म्स हुए 78 में, फिर डुअल प्राइसिंग लेके आया, एसईसी स्टैब्लिश की है उन्होंने। 5 हेडिंग हो गई, ठीक है ना। पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान में हाँ, पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए लेट 50s में और 60s में, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन 60s में लेके आए, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, हाँ, अर्ली 70s में इन्होंने नेशनलाइजेशन किया, पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी, जल्दी थक चुके थे। लेट 70s में प्राइवेट पार्टीज को प्रमोट करना चालू कर दिया, ठीक है ना। कितने के 5 पॉइंट हो गए। फिर छठा पॉइंट क्या है बच्चों? फिर रिफॉर्म्स किए कब में इन्होंने? 1988 में। ये है ना, इतने मतलब 5 हेडिंग चाइना में और 6 हेडिंग किसमें? 6 पाकिस्तान में। अब भारत के लिए तो हमने पूरा प्रॉपर अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ के आए पूरा डिटेल में, ठीक है ना। अब चलो एक काम कर लेते हैं, ये हमारी नेबर कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। एक जनरल रूल बताऊं आपको, जनरल रूल ये है कि ज्यादातर मायनों में चाइना बेटर मिलेगा आपको, इंडिया सेकंड नंबर पे मिलेगा आपको, और पाकिस्तान वाहियात मिलेगा ज्यादातर मायनों में, एक आध को छोड़ करके। ये तो है जनरल रूल। अब बस इस जनरल रूल को रख करके आप मतलब कंसीडर करके यहाँ पे देखेंगे, एक आध मायनों में चाइना थोड़ा वाहियात है, जैसे पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव जो फैक्टर्स है। बाकी जनरल रूल यही है कि चाइना आपको सुपीरियर मिलेगा, भारत सुपर मिलेगा, और वाहियात कौन मिलेगा? हाँ, पाकिस्तान। खैर, अभी हमें पढ़ना है, जो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, वो इकोनॉमी को लेके कंपैरिजन नहीं करना है अभी। अभी डेमोग्राफी को लेके करना है कंपेयर। किसको लेके करना है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? जो पॉपुलेशन प्रोफाइल होती है। क्या होती है? कोई नई टर्म नहीं है, पहले भी बताया कि डेमोग्राफी क्या होती है, कि कितने लोग हैं, डेंसिटी क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उनमें पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, ठीक है ना, उनका जो हेल्थ पोजीशन है वो क्या है, और उनको मतलब उनकी जो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्पैन कितना है ना, कि ऑन एन एवरेज कितने साल जीते हैं। तो इस तरह की जो चीजें है वो सब किस में आती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आती है। किस में आती है? इसी डेमोग्राफिक प्रोफाइल को तीनों कंट्री की क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। लेट अस कंपेयर सम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देख लेते हैं, बाद में मैंने एक इसकी मैं समरी भी प्रिपेयर करा दूंगा आपको, कोई नंबर को ऐसे माइंड में सेट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सारे बच्चों को पता, नो डाउट चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड 1393, है ना, मिलियन पीपल। 1393 कितने होंगे बच्चों? 1393, पुराना डेटा है, ठीक है ना। एंड इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेटेड 1352 मिलियन पीपल। कह रहे कितना? ये जब का नंबर है, वो जो हम बोलते थे 135 करोड़ वाला, मोदी जी बोलते हैं ना 135 करोड़ देशवासी, ये तब का नंबर है, अपडेटेड नंबर नहीं है। चाइना का भी और इधर का भी है, ठीक है ना। अब चाइना में इधर जो पुराने नंबर है चाइना में और हमारे में उतना मतलब हम चाइना को सरपास करने में कोई ज्यादा दूर नहीं है, पुराने नंबर ऐसा बोलते हैं, हम कर चुके हैं, मतलब ये मानो कि बराबर है, ठीक है ना। तो ये मानो फिलहाल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए बोलते हैं
1393 मिलियन कहाँ पे, माने 139 करोड़, मोटे मोटे 139 करोड़ 30 लाख। अच्छा इधर कितने, भारत में कितने, 135 करोड़ 20 लाख, मतलब 1352 मिलियन। एज कंपेयर टू चाइना एंड इंडिया द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लो। ये हमने ऊपर देखा था अभी, लगभग लगभग 21 करोड़ लोग, माने 212 मिलियन। जल्दी से बोलो चाइना के कितने, मैं देखता हूँ एक बार, शायद मैंने एक टेबल बना रखी थी, चलो बाद में दूसरे वाली पीडीएफ में होगी, वो उधर दिखाता हूँ आपको बाद में, फिलहाल तो ऐसे ही माइंड में सेट करो। हाँ जी, चाइना में कितनी पॉपुलेशन, 1393 मिलियन। भारत में कितनी, 1352 मिलियन, ठीक है ना। और इधर इधर पाकिस्तान में 212 मिलियन। अब ग्रोथ रेट भी देख ले, ग्रोथ रेट। अच्छा इसमें जैसे पॉपुलेशन के मायने में सबसे वाहियात कौन है, वाहियात चाइना, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वर्स्ट है ना, तो वैसा। हालांकि चाइना का और भारत का मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान से, बिकॉज उनका एरिया भी बहुत क्या है, तुम देखो ना, चाइना का एरिया हमारे से 3 गुना है और पाकिस्तान का हमारे 1/4 है, 1/4 से भी कम है इनफैक्ट। तो चाइना कहाँ, चाइना का कंपैरिजन कहाँ, इनका कंपैरिजन, है ना, गुर्दे फैल हो जाएंगे इनके। वर्मा जी ऐसा बोल रहे हैं। आगे ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट देख लेते हैं इनकी पॉपुलेशन की। ऑल्दो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, कह रहे वैसे तो चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट, लेकिन इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, 0.46%। अच्छा ग्रोथ रेट ज्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, तो इन मायनों में तो ये सही है। एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया में कितनी ग्रोथ है, 1.03%। माने क्या होता है बेसिकली, अपन लोग कितने ग्रो हो जाते हैं एक साल में, हमारी जो पॉपुलेशन है लगभग लगभग 1% से बढ़ जाती है। कितने परसेंट से बढ़ जाती है, इधर देखो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ के रखे हैं 2.05%। एग्जैक्ट नंबर बता दो जल्दी से, चाइना में 0.46, भारत में 1.03 और चाइना उधर पाकिस्तान में 2.05, ठीक है ना। हाँ जी, पॉपुलेशन कितनी है चाइना में, कितनी है, 1393 1393 मिलियन। भारत में 1352 मिलियन और पाकिस्तान में 212। ग्रोथ भी बता दो साथ ही साथ, 0.46%, 1.03%, 2.05%, ठीक है ना। पॉपुलेशन के मामले में चाइना वाहियात है, ग्रोथ के मामले में चाइना बढ़िया है, ठीक है ना, सही बात है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते बच्चों, सॉरी अभी ये देख लेते एक बार, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में एक बुलेट रह गया। द रीजन फॉर द लो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन इज द वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन द लेट 1970s। कल की क्लास में भी देखा था, पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया था कि चाइना में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कम है, 0.46% है। वो क्यों है, बिकॉज इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया था, जो कि इनका सबसे बड़ा फेलियर था। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ एग्जाम में कभी, अगर आपको पूछता है कि चाइना की क्या वन चाइल्ड पॉलिसी एक सक्सेसफुल इनका एक वो कैंपेन रहा ना, वो इनका क्या था, हाँ बिग फेलियर था इनफैक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इनफैक्ट इनकी हालत इतनी हो गई थी, ये बाहर के लोगों को क्या बोलने लगे थे, कह रहे तुम्हें पैसा देंगे, जो क्या थे, जो यंग लोग थे, तो बाहर के लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है, कह रहे इधर आके चाइना में आकर के क्या करो आप, रहो, ठीक है ना। उसके लिए बाहर वाले लोगों को भी क्या देना चालू किया इन्होंने, पैसा। इतनी हालत इनकी बुरी हो गई थी, जिसको देखते हुए इन्हें क्या करना पड़ा था, वन चाइल्ड पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। चलो जी देखते हैं। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा ये किस मायनों में बोल रहा है, डेंसिटी के मायनों में बोल रहा है, किन के मायनों में बोल रहा है, नीचे नंबर देखोगे तो पता पड़ेगा, पहले वही देख लो तब फर्स्ट वाला बुलेट तब पढ़ना, अदरवाइज कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मेरे को हो गया था। एज अ रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज द लोएस्ट। जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो चाइना की क्या है, लोएस्ट है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 148 लोग रहते हैं, 148। डेंसिटी होना कम कम होना अच्छी बात है, ज्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, फ्री एरिया रहेगा, क्या रहेगा, फ्री एरिया। वरना जैसे दिल्ली की अगर हम डेंसिटी की बात करें बहुत ज्यादा है,
एरिया कम है लेकिन लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जबकि कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में? 455। बात समझ में आ रही है ना, 455 रहते हैं इनके। जस्ट तुम देखोगे तो कितने हो गए आपके, हाँ, तीन, 3 टाइम से भी ज्यादा हो गए, 3 से भी ज्यादा हो गए। हाँ जी। पाकिस्तान में कितने रहते हैं? हाँ, तो इसमें सबसे वाहियात कौन है? इंडिया। मतलब जो सबसे वाहियात है, पहले नंबर पे कौन आता है? इंडिया। दूसरे नंबर पे कौन आता है? पाकिस्तान। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? माने वाहियात के मामले में बोल रहा हूँ, वाहियात के मामले में, ज्यादा के मामले में, ठीक है ना। अब ऊपर वाला बुलेट पढ़ो। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। यार मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है फिर भी। हाँ, एरिया वाइज हमने चाइना को देखा था ना, चाइना में एरिया वाइज हम, हाँ अच्छा, थर्ड नंबर पे वो एरिया वाइज। बिल्कुल। यहाँ पे लिख लेना आप, अदरवाइज बच्चों ये कंफ्यूजन रह सकता है। ये जो थर्ड लार्जेस्ट बोल रहा है ना, ये एरिया वाइज यहाँ पे लिख के रखना, एरिया वाइज। एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे कौन था? रशिया। दूसरे पे कनाडा। और तीसरे पे चाइना। तो कह रहे हैं कि चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया वाइज, क्योंकि डेंसिटी की बात कर रहा है तो दो चीजों को ले रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, त्यागी जी का बहुत अच्छा एनालिसिस था कि जो एरिया ले रहा है, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए दो चीजें लेते हैं हम, एक तो एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं? एरिया। और दूसरा लेते हैं पॉपुलेशन, तब जाके क्या निकलती है? डेंसिटी निकलती है। तो कह रहे हैं कि चाइना वैसे तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, किसके मामले में? एरिया के मामले में, वर्ल्ड में। और जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो चाइना की क्या है? वो कम है। किसके कंपैरिजन में? इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। एरिया ज्यादा है, ग्रोथ रेट क्या है? कम है। जबकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो भारत में पॉपुलेशन क्या है? सेम है। तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसकी? चाइना की और भारत की। जबकि एरिया क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उधर का जो चाइना का जो डेंसिटी है वो क्या होगा? कम होगा। हमारा क्या आएगा? डेंसिटी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर डेंसिटी का नंबर बोलने के लिए बोले तो कितना कितना बोलोगे आप? चाइना का कितना है? 148। और उधर हमारा 455 और इनका 275। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। चलो नेक्स्ट है बच्चों सेक्स रेशियो। ये क्या है कि बेसिकली कि कितने वो मेल और जो फीमेल है उनका जो रेशियो है वो कितना है, एक बार वो देख लेते हैं। कह रहे कि ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ सन्स, ये सारे बच्चों को पता है, हर एक सोसाइटी में लगभग लगभग ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है, लड़के की चाह में। किसकी चाह में? हालांकि वाहियात होते हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग मी। ड्यू टू द प्रेजेंस, हाँ मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन्स, किसकी चाह में? हाँ, लड़के की, बेटे की चाह में। भाई जितना केयर लड़की कर सकती है ना अपने माता पिता की, लड़के नहीं कर सकते, खासकर आजकल के तो, ठीक है ना। अब तुम कुछ भी बोलो, नहीं हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, सब पता है, ठीक है ना। जितनी केयर लड़की करती है उतने लड़के नहीं करते केयर, ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ। और जबकि फिर भी माता पिता किसको चाहते हैं? लड़के को चाहते हैं, वाहियात को। ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ सन्स, लड़के की चाह में, द सेक्स रेशियो इज लो एंड बाइज्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। नंबर देखने से पता पड़ेगा आपको कि तीनों कंट्री में जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? वो जेंडर बाइज्ड है। और वो किसके अगेंस्ट में है? फीमेल के अगेंस्ट में है, ठीक है ना। हालांकि अब थोड़ा भारत में क्या हुआ, चेंज हुआ है ना। भारत में वैसे हल्का सा मतलब क्या, एक बूस्टअप मिला, बूस्टअप मिला, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है, फिर भी दिक्कत ही है। देखते खैर। सेक्स रेशियो इज लोएस्ट इन इंडिया विद 924 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो बाकी के कितने बच गए भाई? 76 बचे। वेरी गुड। 76 तो वेल ही है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो सेक्स रेशियो लोएस्ट है कहाँ पे? सबसे कम कहाँ पे है? भारत में। कितना है? 924 फीमेल्स है, मतलब 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? 924 फीमेल्स है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है चाइना, क्या है ना, भारत क्या है? भारत का सबसे कम है। चाइना और पाकिस्तान में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर कितनी है? 949 और 943। मेरे को तो डाउट आ रहा है कौन सा नंबर किसके लिए। चाइना के लिए 949 है और पाकिस्तान के लिए 943 है। सबसे वाहियात कौन है इसमें? बोल तो दिया उन्होंने, भारत है। भारत में कितनी है? 924 महिलाएं है ना, 1000 मेल पे। और चाइना में कितनी है? 949।
और पाकिस्तान में कितनी है? 943। पहले नंबर पे कौन? पहले नंबर पे कौन, मतलब पहले, अच्छे मायनों में पूछ रहा हूँ, पहले नंबर पे कौन है? चाइना। मतलब ये नंबर जितना मैच करेगा, कोऑर्डिनेशन होगा मेल और फीमेल में, उतना बढ़िया होगा ना ये नंबर। तो ये किसका बढ़िया है? चाइना का है। अच्छा, ऐसे में यहाँ पे अब हम वाहियात हो गए, यहाँ पे पाकिस्तान बाजी मार गया। पाकिस्तान में कितना है? 943, ठीक है ना। और इंडिया में कितना है? 924। अभी तक हमने 4 हेडिंग देखी, चारों के नंबर बता सकते हैं आप? हाँ जी। पॉपुलेशन बताओ चाइना की। 1393 मिलियन, 1352 मिलियन, 212 मिलियन। ग्रोथ रेट की बात करें तो चाइना की 0.46%, अपनी 1.03%, पाकिस्तान की 2.05%। तीसरा क्या था बच्चों? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी, हाँ, चाइना की कितनी? 148, अपनी 455, इनकी 275। सेक्स रेशियो की अगर बात करें चाइना की, बता दो, बोलो तो। 949, 9 940, 943 पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान के बाद में बोलते हैं, अपनी होगा 924 और इनकी 943। समझ में आती है ये 4 हेडिंग के नंबर्स। नेक्स्ट है बच्चों फर्टिलिटी रेट। क्या होता है फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट की पहले भी हमारी क्या हुई है, चर्चा हुई है। ऑन एन एवरेज अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज में एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है, ये होता है फर्टिलिटी रेट। और ये रिप्रोडक्टिव एज में ही खाली, ठीक है ना, उसके ना तो मतलब पहले मत कंसिडर करना। अब वो रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से 45, ठीक है ना। तो इट इज कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय अ वुमन इन अ रिप्रोडक्टिव एज ऑन एवरेज, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में? 15 से 45 की जो एज होती है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि चाइना में क्या हुआ था, वन चाइल्ड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ था, द फर्टिलिटी रेट इन चाइना हैज फॉलन फ्रॉम ओवर 3 बर्थ पर वुमन इन 1982 अप्रोक्सीमेटली 1.7 बर्थ। अब ये मत पूछना 1.7 कैसे, एवरेज है। क्या है? एवरेज है। बोले नहीं तो 0.7 बच्चा कहां से लाएंगे, ऐसा मत पूछना। तो कह रहे कि जो 1980 में जो पर व्यूमन जो क्या रहता था, जो 3 बर्थ होती थी बच्चों, मतलब वो घट करके वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद से वो कितना हो गया, वो नंबर घट के 1.7 बर्थ हो गई। जबकि जो स्टैंडर्ड रेट जो होता है बच्चों फर्टिलिटी का, वो होता है 2.1। क्या होता है? 2.1 के ऊपर जो रेट रहेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी उस कंट्री की। अगर किसी कंट्री का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.1 के ऊपर है, तो बढ़ेगी पॉपुलेशन। 2.1 है तो स्टेबलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 और 2.1 के आसपास है तो, ठीक है ना। और अगर 2 से कम रहती है तो वो देश की जो पॉपुलेशन है वो घटना चालू हो जाएगी। जैसे अगर अभी मैं अभी देख रहा था, डेटा देख रहा था अभी 4-5 दिन पहले, तो भारत के लिए भी नंबर्स आए हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है अब वो स्टेबलाइज होकर के डीस्टेबलाइज होना चालू हो गई है। माने इसका मतलब पक्की पक्की बात है कि भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से नहीं, नीचे आ गया होगा, कम आ गया होगा। बिल्कुल है जी। ये अगर 2 और 2.1 के आसपास रहे तो सही है, अगर ये कम हो गया तो फिर पॉपुलेशन कम होना चालू हो जाएगी। और पॉपुलेशन अगर कम होना क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तो बच्चे लोगों यहाँ पे वो जो 4:1 वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो वापस से क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। जहाँ पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, और क्या नहीं होगी, पॉपुलेशन जो नए जो यंगस्टर्स है वो होंगे नहीं, तो उनको बहुत दिक्कत होगी बहुत। मतलब ऐसे में ना सरकार की, देखो सुनो ना, ऐसे करने से तुम ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर पॉपुलेशन डीस्टेबलाइज हो जाए तो उसके सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ेंगे, बहुत फर्क पड़ेंगे। एक फर्क मैं बता देता हूँ, सरकार का जो फाइनेंशियल जो वो है ना, फाइनेंशियल बर्डन है सरकार के ऊपर, वो बढ़ जाएगा। भाई यंगस्टर्स पैसे कमाते हैं और वो टैक्स देते हैं, अगर पॉपुलेशन अगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और एल्डरली ज्यादा हो जाएंगे, तो सरकार को एल्डरली के ऊपर खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, उनको पेंशन देनी पड़ेगी, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाने पड़ेंगे, उनकी मेडिकल्स पे खर्च करना पड़ेगा, टैक्स कहीं से आएगा नहीं, तो सरकार के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। तो उसका एक ये भी क्या है, रीजन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे लिख सकते हो। कह रहे फर्टिलिटी रेट इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान एट 3.6 बर्थ पर वुमन। ये यहाँ पे सबसे इस मामले में, अच्छा, जो फर्टिलिटी रेट है उसका ज्यादा होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो इस मामले में ये वाहियात है पाकिस्तान, 3.6 बर्थ पर वुमन, ठीक है ना। एंड इंडिया कम सेकंड विद 2.2 बर्थ पर वुमन, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। बात समझ में आ रही है? और चाइना का तो हमने ऊपर पढ़ लिया बच्चों, वो क्या, हाँ, बिल्कुल इंडिया इस मामले में क्या है, सही है, क्योंकि वो थोड़ा किसके पास है,
जो स्टैंडर्ड रेट है उसके पास है, ये डेटा के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं बिल्कुल करंट डेटा से कोई भी आपका कंपैरिजन नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चों अर्बनाइजेशन। क्या है अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहर में मूव करना, माइग्रेट करना, वो होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज द हाईएस्ट इन चाइना। चाइना में कितना है? हाईएस्ट है, 59% है। इन इंडिया एंड पाकिस्तान द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर था 34%। इंडिया में कितना? 34% और पाकिस्तान में 37%। चाइना में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग मूव करते हैं 59%। इंडिया में सबसे कम करते हैं, वो तुम्हें पता ही है उसका रीजन। फैमिली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिसेस होती है जिनके चलते हम अर्बन एरियाज में नहीं जा सकते, बड़ी दिक्कतें आती है। ठीक है ना, मैंने आपको प्रॉपर बताया, खाने की दिक्कत, जैसे हमारी सोसाइटी में खाने की दिक्कत आती है, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, शहर में शायद वो ना परफॉर्म कर पाए, तो दैट्स वाई, है ना। तो ऐसे और भी रहता है। अब ये खाली हमारी, और आज के दौर में तो हमारी कम्युनिटी की बात नहीं है बच्चों, ये लगभग लगभग हर एक कम्युनिटी में बात है। ठीक है ना। अब इधर भी तुम देखते हैं कभी कभी, इधर इधर वाले मोहल्ले में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, अभी तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग, कितने टाइम की नमाज पढ़ी जाती है? 5 टाइम की। और ईमानदारी से बताना कि आजकल जो लोग हैं वो 5 टाइम की पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? मैं देखता हूँ उधर, कभी कभी मैं सामने एक इधर गली है, उसमें से कभी कभी मैं आता हूँ, सुबह के टाइम में मंदिर जाता हूँ, या इधर में इधर थोड़ा है, तो इधर लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अवेयर है अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर के, दूसरे लोगों को जगा भी रहे हैं, आवाज भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं। कभी कभी तुम देखते होंगे कि यहाँ पे कोई तो बंदा आवाज लगाता रहता है कि भाई सलीम आ जाओ, है ना, टाइम हो गया, अभी क्या करने का है, नमाज पढ़ने का है। ठीक है ना, तो लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी तुम देखो, जब रूरल एरिया में इतना हाल है, रूरल एरिया में इतना हाल है, तो अर्बन एरिया में तो क्या ही करते होंगे लोग, है ना। अर्बन एरिया में अब जो गया, अब उसे चकाचौंध दिख रही है, वहां कौन जाके अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है? नहीं ना। तो वैसा, तो भारत में ये अर्बनाइजेशन का जो रेट है, कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये रेट क्या है, कम है। जबकि चाइना में सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान में ये रेट हमारे से ज्यादा है। कितना कितना रेट है? चाइना में 59%, भारत में 34% और पाकिस्तान में 37%। उसकी टेबल जो मैं बात कर रहा था वो मैंने ये बनाई है टेबल। और शायद आपके नंबर, अभी मैं एक बार बस अभी आज की क्लास रैप अप कर रहा हूँ, बस ये टेबल को एक बार एनालाइज करा करके, वो जो ऊपर है बस आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। देखो, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, अब डेंसिटी, तीन चीजें पॉपुलेशन से ही आ गई, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट और डेंसिटी। फिर है सेक्स रेशियो और फर्टिलिटी और अर्बनाइजेशन। दो फैक्टर एक साथ लेके चलो आप, सेक्स रेशियो और फर्टिलिटी रेट, ये थोड़ा पॉपुलेशन की उससे मतलब एक अंदर जाके, एक स्टेप आगे जाकर के बात करते हैं। अर्बनाइजेशन ये अलग, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लो, जहाँ पे आपके तीन फैक्टर एक साथ, दो फैक्टर एक साथ। अभी ऐसे कर लो ना, अगर हमें तीनों कंट्री की डेमोग्राफी को कंपेयर करना हो, तो 3 to 1 में कैटेगराइज कर दो, 1 to 3 कर दो, क्या 3 to 1 कर दो। 3 to 1 में इसलिए बोल रहा हूं कि तीन फैक्टर वो पॉपुलेशन वाले, दो फैक्टर वो सेक्स रेशियो और दूसरा फर्टिलिटी रेट वाला जो एक साथ में थोड़ा रहते हैं, और तीसरा अर्बनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? वो एक फैक्टर हो गया, तो 3 to 1 नंबर बोलो जी बैक टू बैक, एक बार सारे यहाँ पे देख लो, और इसके बाद मैं स्क्रीन पे हटा रहा हूँ सारे नंबर इधर बोलने का। क्योंकि ये अगर नंबर आपको आएंगे, तो इसका अगर टेक्स्ट आएगा तो टेक्स्ट लिखने में कुछ नहीं है, आपको इंग्लिश बना के आगे पीछे की बस ये नंबर लिखने हैं, छापने हैं नंबर। अब नंबर इसे देखो, दरअसल क्या है बच्चों, ये नंबर के लिए मैं कहूंगा आपको यार, ये नंबर थोड़ा कर लेना। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना कर पाओ, तो उसमें बस वो जो फर्स्ट वाली टेबल बताई थी ना मैंने आपको, वो कर लेना, और एक वो जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का क्लासिफिकेशन कराया था, है ना, जो स्ट्रक्चर बताई थी वो। लेकिन यार इस चैप्टर में ये जरूर करना, और इसके अगले वाला, मतलब अभी एक टॉपिक और आएगा, वो ये दो नंबर तो पक्का पक्का पता होने चाहिए। अगर ये नंबर पता होंगे तो ही ये आप ये टॉपिक लिख पाओगे, अदरवाइज तो फिर तो लप्पे मारोगे वहां पे, उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आओगे। माने किसी की वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं हमारी पॉपुलेशन 212 करोड़, तुमने उनकी 400 कितने करा दी, 424 करोड़ का, कह रहे डबल कब हुए हम, कौन करके गया? तो एग्जामिनर भी बोलेगा कि ये हुआ कब। तो वैसा नहीं करने का, ठीक है ना। ये नंबर एक बार देख लो। माने आपने अगर ये सेक्स रेशियो वाला माने नंबर चेंज कर दिया भारत में, तो आधे लोग जो त्रस्त है, तो तुम उनको पूरा कर, मान ले ये कितना 924 है भारत में, कितना है? तो अभी पीछे से आवाज आ रही थी, बच्चे बोल रहे हैं 76 वेले फिर रहे हैं। तुम अगर ये नंबर ज्यादा कर दोगे तो कह रहे चलो किसी ने तो हमारा ख्याल रखा। हाँ जी। अब क्या पता एग्जामिनर मैरिड है कि अनमैरिड है। हाँ जी। चलो जी, देख लिया आपने।
फाइनली जो डेमोग्राफी को लेकर के हमें तीनों कंट्री को कंपेयर करना है वो 3-1 में करना है। हमें किस में करना है? लिख लेना एग्जाम में, फिर वरना याद नहीं रहेगा। अभी जब भी वहां पे जहाँ पे भी नोट्स बनाओगे आप या लिखोगे जो भी, 3-1 तीन फैक्टर कौन से? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दो एक साथ है। पहला सेक्स रेशियो और दूसरा फर्टिलिटी रेट, और तीसरा जो एक ही फैक्टर है अर्बनाइजेशन। इनको लेकर के हमें बातचीत करनी है। चलो जी पॉपुलेशन पे जाते हैं, और मैं कह रहा हूँ एक सीक्वेंस में करना बेटा, पहले चाइना, फिर भारत और फिर पाकिस्तान, दिक्कत नहीं जाएगी। अब आगे पीछे करोगे ना, किसी में चाइना पहले कर दोगे बाद में कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। एक रास्ते से चलो, सीधा सीधे सच्चे रास्ते से। पहला बोलो ना, चाइना की 1393 मिलियन, भारत की 1352 मिलियन, पाकिस्तान की 212 मिलियन। ग्रोथ रेट चाइना की 0.46%, 1.03% और उनकी 2.05%। फिर डेंसिटी की बात करते हैं, चाइना की 148, भारत की 455 और पाकिस्तान की 275। ठीक है ना, तीन फैक्टर हो गए। अब वो दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें दो है। पहला सेक्स रेशियो, चाइना में कितना? 949 और भारत में 924 और पाकिस्तान में 943। ठीक है ना। इसका दूसरा क्या है? फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट वहां पे 3 से घट के कितना हो गया था? चाइना में 1.7 हो गया था, हमारा कितना है? 2.2, और इनका कितना है? 3.2 बोले कि एक बच्चे ने बोला 5, कुछ बच्चों ने बोला 6। कौन सा है? 3.6। बात समझ में आई? ये फर्टिलिटी रेट हो गया। अभी लास्ट बचता है बच्चों अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में चाइना में कितना? 59% सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारा कितना? हाँ जी 34% और पाकिस्तान में 37%। इसी के साथ साथ बच्चों ये हमारे जो डेमोग्राफी है तीनों कंट्री की वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। कल हमें इकोनॉमी के बारे में देखना, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें ग्रोथ इंडिकेटर्स को लेकर के, जहाँ पे कुछ और चर्चा भी हम करेंगे और फिर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ जी, परसों तक जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ बच्चों, कल की और परसों की क्लास और लगेगी हमारी, इसमें भी और बिजनेस में भी। 2 दिनों के अंदर अंदर कल और परसों की क्लास में पूरा सिलेबस हम अपना क्या कर देंगे? रैप अप कर देंगे। उसके बाद बस कुछ ही काम बचेगा हमारा, रिवीजन रह जाएंगे कुछ हमारे, 2-3 रिवीजन रह जाएंगे और टेस्ट रह जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ बच्चों, मर्जी होगी तो दे देना, नहीं होगी तो नहीं देने का है, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है। हाँ जी, आपकी मर्जी है। हाँ तो उसमें नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ना। अच्छा मर्जी तुम हाँ में बोल रहे हो ना में बोल रहे हो? हाँ तो वो तो पता पड़ जाएगा कि कितने लोग आएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि तुम्हें अब जरूरत नहीं है, अब तुम बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हो, सारी चीजें तो तुम्हें पता ही चल गई अब। ठीक है ना। तो अब तो बस ये है कि मेरी तरफ से तो तुम्हारे लिए बस बेस्ट विशेष हो सकती है कि तुम जाके अच्छा अच्छा परफॉर्म करो। जितनी तुमने मेहनत करी पूरे साल, उस मेहनत के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलना चाहिए, जितना जो डिजर्व करता है उसे वो मिलेगा। बाकी ठीक है, वो टाइम बताएगा। सारी चीजें हम नहीं बता सकते, कुछ चीजें टाइम पे भी छोड़ देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल मिलते हैं वही ठीक 7:15 बजे और फिर 8:45 बजे। ठीक है जी।